नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इजी कोड में, जो कि लेकर के आया यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज की एक दमदार सीरीज। इस सीरीज में हम एंशियंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री ये दोनों पूरा कवर कर चुके हैं। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी भी हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, लास्ट 30 ईयर्स के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस में कैसे लास्ट 30 सालों में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं टॉपिक वाइज। तो ये तीनों सब्जेक्ट एंशियंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी हमने पूरा कवर कर लिया है। ये वीडियो एग्रीकल्चर पे है। हम देखेंगे लास्ट 30 ईयर्स में एग्रीकल्चर से कैसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की भी वीडियोस साथ में साथ चलेंगी। मतलब कि आप ओवरऑल ये समझिए यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज को हम अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जैसे किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ये आप लोगों को क्लियर हो। तो आई वुड सजेस्ट, अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल पर जा करके ये सीरीज़ नहीं देखे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सारी सीरीज़ देखें। आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सिर्फ यूपी पीसीएस में नहीं बल्कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स होते हैं सब में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि पीवाईक्यूज नियर अबाउट वही घुमा घुमा करके हर साल पूछ लेता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं एग्रीकल्चर पे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, हु हैज़ रिटन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये कह रहा है जो किताब है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एम.एस. रांधवा जी द्वारा लिखी गई है। एम.एस. रांधवा का एक मेजर रोल रहा है किसमें? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च और ग्रीन रिवॉल्यूशन में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च और ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। इन्होंने ही ये किताब लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, इनका पूरा नाम मोहिंद्र सिंह रांधवा। हमने एम.एस. रांधवा देखा ना, पूरा नाम मोहिंद्र सिंह रांधवा है। ठीक है, ही प्लेड अ मेजर रोल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में एग्रीकल्चर रिसर्च और ग्रीन रिवॉल्यूशन में इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन इन इंडिया। भारत में कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन हैं? तो इंडिया में 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। किसके द्वारा आइडेंटिफाइड है? ये ICAR। जो भी ये 20 जोन है ना, यहाँ पे सिमिलर टाइप के सॉयल वगैरह पाए जाते हैं। क्या? सिमिलर सॉयल, क्रॉप सुटेबिलिटी, सॉयल क्रॉप सुटेबिलिटी, यहाँ पे सब सिमिलर ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन भारत में है। ठीक, ये है इंडिया डिवाइडेड इनटू 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन। ईच एग्रो इकोलॉजिकल जोन इज यूनिफॉर्म इन टर्म ऑफ फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड एंड सॉइल टाइप ऑफ मैक्रो लेवल लैंड यूज प्लानिंग एंड इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असर्शन रीजन फॉर्मेट में दिया हुआ, तो सबसे पहले अलग अलग करके स्टेटमेंट देखते हैं। पहले हम असर्शन को देखते हैं क्या कह रहा है। असर्शन क्या कह रहा है, द ड्राई जोन ऑफ इंडिया हैज़ प्रीडोमिनेटली अग्रेरियन इकोनॉमी। ये कह रहा है भारत में जो ड्राई जोन है क्या वो अग्रेरियन इकोनॉमी पर डिपेंड है? हाँ, ये सही है। भारत का जो ड्राई जोन एरिया है वो भी किस पर डिपेंड है? वो भी, ये ध्यान रखिएगा, हमने क्या बोला, भारत का जो ड्राई जोन एरिया है वो भी एग्रेरियन इकोनॉमी है, मतलब कि एग्रीकल्चर पे, एज अ एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर डिपेंड है। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो असर्शन तो हमारा सही हो गया। पहले रीजन को देखते, क्या रीजन सही है? दूसरा कह रहा है इट हैज़ लार्ज पोटेंशियल फॉर सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। हाँ, ये भी देखो, स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो सही है, ये सही कह रहा है। देखो जो ड्राई जोन एरिया है वहाँ पे सूखा ड्राई है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन ला करके इरिगेशन वगैरह यहाँ पे सही करके क्या किया जा सकता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये सही है कि यहाँ पे ज़रूरत है किसकी, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की। सही है। देखो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है, बट रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट ही अलग अलग हो गया। असर्शन कह रहा है कि भारत का जो ड्राई जोन है वो एग्रेरियन इकोनॉमी पे डिपेंड है। हाँ, सही है, डिपेंड है। और रीज़न कह रहा है कि वहाँ पे सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। हाँ, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत भी है। तो इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये बोथ A एंड R आर ट्रू, बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन कंट्री वॉज सेटअप इन द ईयर। कह रहा है हमारे देश भारत में पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी किस साल में सेटअप की गई थी? तो 1960 में की गई थी ये यूनिवर्सिटी। कौन सी, नाम बताइए? GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर
ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर में, ठीक है, पंतनगर कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक। इनैगोरेट ये यूनिवर्सिटी किसके द्वारा की गई थी, मतलब इनैगोरेशन कौन किया था, नेहरू जी किए थे, उस टाइम पे नेहरू थे ना 1960 में। कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कहाँ लोकेशन है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है 1960, ठीक है। चलिए फिर क्या पूछ लिया, फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री। देखो अभी जो पीछे हमने डिस्कस किया फिर से वही पूछ लिया कि नहीं, कह रहा है कि भारत में मतलब कि हमारे देश की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है। अभी हमने पीछे देखा GBPAU पंतनगर, GBPAU का मतलब GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। कह रहा है भारत में एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्या दे रहा है, ओवर क्राउडिंग ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ओवर क्राउडिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर्पज़ में इंगेज हैं, सही है। ज़मीन का टुकड़ा इतना ही, काम करने वाले इस पर ज़्यादा लोग इंगेज हैं, ये एक मेन कारण है इंडियन एग्रीकल्चर के लो प्रोडक्टिविटी का, ठीक है, ये तो सही है। दूसरा क्या है, स्मॉल लैंड होल्डिंग, ये भी सही है। देखो इकट्ठे ऐसा नहीं है कि ये लैंड होल्डिंग एक लोग के पास है, बल्कि ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लोगों के पास जो लैंड होल्डिंग है वो छोटे छोटे पार्ट्स में, ये भी मेन कारण है। थर्ड क्या कह रहा है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये भी है। देखो भारत में लोग अभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ट्रेडिशनल मेथड का ही यूज़ करते हैं, मॉडर्न मेथड नहीं यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इरिगेशन में दिक्कत होता है। मतलब कि जैसे समझो नए मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, और ओल्ड सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है। तो ये तीनों कारण है किसका, इंडियन एग्रीकल्चर के लो प्रोडक्टिविटी का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीज़न फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। कह रहा है इनमें से जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक मेन रीज़न, कौन सा एक रीज़न नहीं है भारत में लो प्रोडक्टिविटी का, नहीं पूछा है, नॉट पे ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है इन चारों में से कौन सा एक रीज़न नहीं है इंडियन एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी को लेकर के। तो एक एक करके देखते हैं। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, ये तो मेन है, अभी पीछे हमने डिस्कस किया कि ये तो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मेन रीज़न है कि इंडियन एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी है, सही है। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिए। देखो डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है, मान लो ये है खेत, ठीक है, इस पर 4 लोगों का काम है बट 8 लोग काम कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यही है कि मतलब लोग इसमें ज़्यादा इंगेज हैं, तो ये भी एक मेन रीज़न है, ठीक है। तो ये दोनों तो रीज़न है, बट इसमें नॉट रीज़न पूछा कोऑपरेटिव फार्मिंग। देखो स्मॉल लैंड होल्डिंग, ये भी हमने पीछे देखा, तो ये तीनों रीज़न है इंडियन एग्रीकल्चर के लो प्रोडक्टिविटी का, बट कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं है। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब कि साथ में एक दूसरे को कोऑपरेट करके फार्मिंग करना, ये एक रीज़न नहीं है इंडियन एग्रीकल्चर के लो प्रोडक्टिविटी का। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप कंटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। कह रहा है इनमें से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किस में है, बताइए। काउपी, इन चारों में से काउपी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, 0.49% नाइट्रोजन काउपी में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैलेंस्ड फर्टिलाइजर आर यूज टू। बैलेंस्ड फर्टिलाइजर किस लिए यूज़ होता है। देखो जब हम फर्टिलाइज़र को अच्छे से बैलेंस्ड रखेंगे, मतलब कि कितने अमाउंट में क्या मिक्स करेंगे, तो उससे क्या होगा, सबसे पहला तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी, ठीक है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी, जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ेगा, ठीक। फर्टिलाइज़र का यूज़ भी सही तरीके से होगा, ये नहीं कि फर्टिलाइज़र फेंका जाए या उसका यूज़ सही तरीके से नहीं होगा। अगर हम सब मतलब इक्वल अमाउंट में करते हैं, इक्वल मतलब कि जितना जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से हम करते हैं, तो फर्टिलाइज़र का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी एक प्रॉपर वे में होगा। तो अब देखते हैं कि किस लिए यूज़ है बैलेंस फर्टिलाइज़र का, मतलब कि मेन यूज़ क्या है, इंक्रीज द प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इंप्रूव फर्टिलाइज़र यूज़ इफिशियंसी, ये भी होगा। मेंटेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल, सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी बनी रहेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि ये तीनों क्या होता है, बैलेंस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से ये तीनों चीज़ें सही होंगी, ठीक है। चलिए ये क्या कह रहा है, इन साउदर्न इंडिया एरिया ऑफ हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन।
कह रहा है साउथ इंडिया में इन चारों जगहों में से हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एरिया कौन सा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव एरिया, मतलब कि जहाँ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर हो सकता है, सबसे ज़्यादा खेती हो सकती है, वहाँ से फसल सबसे ज़्यादा आ सकता है, कौन सा एरिया है बताइए। तो तमिलनाडु कोस्ट जो है साउदर्न एरिया का, वो हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव एरिया है। इसके पीछे का रीज़न, सबसे पहला तो फर्टाइल सॉइल, वहाँ की सॉइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। डेल्टा सॉइल भी अवेलेबल है वहाँ पे, डेल्टा सॉइल। इरिगेशन काफ़ी इजीली हो जाता है क्योंकि कावेरी गोदावरी रिवर वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इरिगेशन काफ़ी इजीली हो जाता है। वहाँ डबल क्रॉपिंग होता है, ऐसा नहीं है कि एक सीज़न में ही क्रॉपिंग होती है, डबल क्रॉपिंग, सॉरी, एक साथ दो चीज़ों की क्रॉपिंग होती है। डबल क्रॉपिंग का मतलब एक साथ दो चीज़ों की क्रॉपिंग होती है। तो इसलिए तमिलनाडु कोस्ट, साउदर्न इंडिया का जो तमिलनाडु कोस्ट है वो हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव एरिया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, रिचेस्ट स्टेट इन रिप्लेंसिबल ग्राउंड वाटर सोर्स का रिचेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द पियनियर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेट सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो पंजाब। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या था, जो कंपनी वाले थे, पर्टिकुलर कंपनी के लोग फार्मर के साथ एग्रीमेंट करते थे, फार्मर के साथ क्या करते थे, अग्रीमेंट की, इस पे मान लो ये खेत है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पोटैटो आलू की खेती करिए, हम पर्टिकुलर फिक्स रेट पे इसको खरीद लेंगे, तो ये एग्रीमेंट पहले से किया जाता था, ठीक है। तो इसका शुरुआत किसने किया, पंजाब में ये शुरुआत हुआ था। कंपनी फार्मर के साथ एग्रीमेंट करती थी कि पर्टिकुलर रेट पे हम प्रोडक्शन जो भी हो रहा है हम उसको खरीद लेंगे, ठीक है। और स्पेशली स्टार्टिंग इसका बासमती और पोटैटो से हुआ भी था, बासमती और पोटैटो से ही हुआ था, ठीक है। चलिए, ग्रीन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व, ग्रीन एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है, ग्रीन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम। ग्रीन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें तीन चीज मेनली होता है। एक तो पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि पेस्ट वगैरह को अच्छे से मैनेज करना, ठीक है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पेस्ट के साथ साथ इसमें न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं उनको भी मैनेज किया जाता है, ठीक। इफिशिएंट वाटर भी सही से होगा, ठीक है, मतलब कि जितना चाहिए उतना वाटर भी होना चाहिए। तो ग्रीन एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम, जिसमें तीन चीज़ें होती हैं, पेस्ट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और इफिशिएंट वाटर। इसमें से देखते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ये होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, एगमार्क का मतलब क्या है, एगमार्क भारत सरकार द्वारा क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है, क्या है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है, जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, किस लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे दिया जाता है, किस पे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है, उसको एक सर्टिफिकेट, मतलब कि एक मार्क दिया जाता है, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो इसमें ये जो चारों ऑप्शंस दिया हुआ है उसमें से क्या होगा, कोऑपरेटिव कमिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग, कोऑपरेटिव कमिटी फॉर फार्मर्स, रेगुलेटेड मार्केट ऑफ एग, मार्क ऑफ स्टैंडर्ड गारंटी क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। ये 1937 से हुआ था। एग्जाम्पल है, जैसे घी वगैरह का देखते होंगे आप, घी की जो पैकेट आती है, हनी की पैकेट आती है, पल्सेस की पैकेट आती है, तो उस पर ये एग मार्क वाला साइन होता है। तो इतना ध्यान रखिए, क्वालिटी सर्टिफिकेशन ये है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन टॉपिक आ गया। देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन पे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं यूपीपीसीएस में, एक एक करके देखते हैं और उसके सॉल्यूशंस को देखते हैं, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट करते हैं, ठीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज द रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 20th सेंचुरी ड्यूरिंग द डिकेड्स ऑफ
मतलब कि डायरेक्टली ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन 20th सेंचुरी के किस डिकेड से शुरू हुआ था, मतलब कि किस डिकेड्स में हुआ था, तो 60s में, 1960s में तो हुआ था, 7th डिकेड जिसको बोलेंगे, 20th सेंचुरी का 7th डिकेड 1960 से शुरू हुआ था, और एग्जैक्टली 1966 से क्या हुआ था, ये बिगिन हुआ था, ऑफिशियली बिगिन हुआ था। ठीक है, तो 1960 ये तो आप लोग को पता ही है, इतना आसान है ये। चलिए, द टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ बीन यूज फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया बाई, ये कह रहा है ये जो शब्द है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था या किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इसका मेन मतलब तो यही होता है ना, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बढ़ावा करना, इंक्रीमेंट करना, इंक्रीज करना। तो ये शब्द किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, MS स्वामीनाथन, जिसको क्या कहते हैं, MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया भी कहा जाता है। अभी इनकी डेथ हुई है रिसेंटली क्या साल 1.5 साल होगा। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, इन्होंने ही एवरग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द इस्तेमाल किया था। ठीक, चलिए, नॉर्मन बोरलॉग वॉज गिवन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड, ये कह रहे हैं नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज दिया गया था, किस फील्ड में, पीस के फील्ड में, शांति के फील्ड में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज दिया गया था, 1970 में दिया गया था। किस रोल के लिए, मतलब इन्होंने क्या किया था, वीट वैरायटी डेवलप्ड, ये क्या डेवलप किए थे, वीट वैरायटी, हाई यील्ड ऑफ वीट वैरायटी, हाई यील्ड ऑफ वीट वैरायटी ये डेवलप किए थे, जिसकी वजह से इन्हें ये प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, पीस। ठीक, चलिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड, मिलेट प्रोडक्शन, पल्स प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन, तो वीट प्रोडक्शन, ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली वीट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, रिलेटेड था। ठीक है, और जिसकी वजह से हुआ भी क्या था, 1966, अभी पीछे हमने डिस्कस किया, ऑफिशियली 1966 से ये शुरू भी हो गया था, 1966 से 2000 के बीच में वीट प्रोडक्शन 2.5 टाइम इंक्रीज कर गया था। ठीक है, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था इसका आउटपुट यही हुआ था कि 1966 से 2000 के बीच में वीट प्रोडक्शन 2.5 टाइम इंक्रीज कर गया था। ठीक, देखो यहाँ पे है भी। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द हाईएस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये कह रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस क्रॉप को हुआ था, प्रोडक्शन में भी और प्रोडक्टिविटी में भी, तो वीट को, राइस को भी हुआ था बट सबसे ज़्यादा वीट को फ़ायदा हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन से, और इसके बाद राइस को हुआ था। ठीक है, चलिए, इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज फेल्ट मोस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, अभी पीछे हमने डिस्कस किया वही चीज़, बार बार थोड़ा सा घुमा करके पूछ रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसके प्रोडक्शन में देखने को मिला, वीट के प्रोडक्शन में 2.5 टाइम बढ़ गया, सोचो। ठीक है, चलिए, पिंक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ, ये क्या कह रहे हैं, पिंक रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड था, तो पिंक रिवॉल्यूशन अनियन से एसोसिएटेड था, मतलब कि प्याज से। ठीक है, कुछ रिवॉल्यूशन और है, जरा आप देख लीजिए, जैसे कि मान लो ब्लैक रिवॉल्यूशन अगर पूछता है तो पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम, रेड पूछता है तो टोमेटो या मीट दोनों होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोमेटो या फिर मीट प्रोडक्शन से, और ब्लू, ब्लू पूछता है तो पानी, मतलब कि फिशरीज, और येलो आता है तो ऑयल सीड, पिंक तो आपने देख ही लिया, पिंक किसका है, अनियन का। ठीक है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस हैं, ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम, रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो मीट, ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरीज, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स। ठीक है, चल, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, देखते हैं। गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर सही है, गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर से है, सही है। वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क, ये भी सही है। ब्लू रिवॉल्यूशन पोल्ट्री, अभी हमने पीछे देखा, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे है, फिशरीज से है, फिशरीज से है, पोल्ट्री से नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर, ये भी सही है। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है गलत कौन सा है, गलत सी वाला है, बी ब्लू रिवॉल्यूशन पोल्ट्री, सॉरी सी वाला गलत है, ब्लू रिवॉल्यूशन पोल्ट्री से नहीं, फिशरीज से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद रिगार्ड टू द रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर, फिर से वही पिछला वाला ही पूछ लिया,
कौन सा गलत है इसमें, तो एक एक करके देखते हैं। वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क सही है, ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन सही है, गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर सही है, ब्लू पोल्ट्री फिर से यही गलत कर दिया, ब्लू रिवॉल्यूशन पोल्ट्री नहीं फिशरीज से है, तो ध्यान रखिएगा ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, फिशरीज से है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रबी क्रॉप्स। तो हम देखते हैं रबी क्रॉप्स पे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, फिर खरीफ क्रॉप भी आएगा, ऐसे सब आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप, कह रहा है इन चारों में से, जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से रबी क्रॉप कौन सा है। देखो रबी क्रॉप की खेती कब होती है बताइए, अक्टूबर नवंबर में सोन होता है। ठीक है, रुकिए इसको इरेज करके क्लियरली लिखते हैं। बीज कब पड़ता है, सोन कब होता है, अक्टूबर नवंबर। ठीक है, हार्वेस्ट कब होता है, मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा रबी क्रॉप, और जो इसका ऑपोजिट होगा वो खरीफ क्रॉप होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि वीट, बार्ले, मस्टर्ड और ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में मस्टर्ड दिया हुआ, मस्टर्ड हो जाएगा। इन चारों ऑप्शंस में से रबी क्रॉप कौन सा था, मस्टर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 3 लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सा, सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में, ये देखो उत्तर प्रदेश। बाकी दोनों ऑप्शंस को हम तुरंत ही कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखो जिस टाइम का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी इसको छोड़ दो, प्रेजेंट में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइम का, यहाँ तो हरियाणा और पंजाब दिया हुआ है ना, तो पंजाब होगा, हरियाणा नहीं। आंसर इसमें तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। बट प्रेजेंट में वीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, फिर मध्य प्रदेश में होता है, फिर पंजाब में होता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए द स्टेट दैट यील्ड मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ वीट इन इंडिया, फिर से वही पूछ लिया, भारत में वीट गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ मतलब उसका सबसे ज़्यादा किस राज्य में प्रोडक्शन होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, माही सुगंधा इज अ वैरायटी ऑफ, माही सुगंधा किसकी वैरायटी है बताइए, माही सुगंधा बासमती राइस, तो राइस हो जाएगा। सुगंधा यहाँ से क्लियर हो रहा है, जिसका स्मेल आता है, बासमती राइस में स्मेल आता है। ठीक है, ये बासमती राइस की वैरायटी है, तो ध्यान रखिएगा माही सुगंधा किसका है, बासमती राइस की वैरायटी है। ठीक, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग वीट वैरायटी हैज़ बिन डेवलप्ड थ्रू इंड्यूस्ड म्यूटेशन, म्यूटेशन के थ्रू इन चारों में से कौन सी वीट वैरायटी डेवलप होती है, मतलब कि कौन सी वीट वैरायटी होती है म्यूटेशन के थ्रू। तो सोनोरा 64 ये एक वीट की वैरायटी है जो कि म्यूटेशन के थ्रू होती है। ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे इस वीट वैरायटी का इंट्रोडक्शन हुआ था, म्यूटेशन के थ्रू इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे और भी वैरायटीज़ दी हुई हैं, वीट वैरायटीज़ के लिए और भी दिया हुआ है, देखो लेमरा रोजा 64, सोनोरा 63, 64, मायो 64, S227। ठीक, ये सब वीट वैरायटी है, और इन सब में सोनोरा 64 एक वीट वैरायटी है जो कि म्यूटेशन के थ्रू होती है। ठीक है, चलिए मैकरोनी वीट इज सुटेबल अंडर व्हाट कंडीशन, मैकरोनी वीट की ये भी एक वैरायटी है। ये कह रहा है किस तरह के कंडीशन, किस तरह के वेदर कंडीशन में ये सबसे अच्छे से ग्रो होती है, तो रेनफेड कंडीशन में। कहाँ पे, रेनफेड कंडीशन में मैकरोनी वीट सबसे अच्छे से ग्रो करती हैं। ये किस लिए यूज़ होती हैं, पास्ता वगैरह बनाने में, पास्ता वगैरह वीट से ही बनता है ना, तो पास्ता वगैरह बनाने में मैकरोनी वीट का इस्तेमाल होता है। और सबसे बेस्ट एरिया इनके लिए कौन सा होता है, रेनफेड कंडीशन सबसे बेस्ट कंडीशन है इनके ग्रो के लिए। ठीक, ऐसा समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, राज 3077 इज अ वैरायटी ऑफ, राज 3077 किस चीज़ की वैरायटी है, तो ये वीट की वैरायटी है। तो आप लोग क्या करिएगा, वीट की कुछ जो इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ हैं उनका एक लिस्ट बना लीजिएगा, जिससे अगर उससे क्वेश्चन आता है तो इजीली आप लोग कर लीजिए। कुछ वैरायटी जैसे हम बता देते हैं, अभी पीछे तो कुछ हमने देखा, यहाँ पे कुछ और भी देख लीजिए, जैसे कि सोनालिका,
अर्जुन, कुंदन, पूसा, कंचन, ये सब है। 4-5 बार पढ़ेंगे तो वैरायटीज लर्न भी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूसा, सिंधु, गंगा। अभी देखो पूसा हमने पीछे देखा, पूसा किसकी वैरायटी है? वीट की वैरायटी है, अभी पीछे हमने देख लिया, इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कल्याण, सोना, इसको भी हमने पीछे देखा है, वीट की वैरायटी है। ठीक है, ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या कह रहा है? ट्रिटिकेल एक हाइब्रिड तरीके से क्या होता है? प्रोडक्शन। हाइब्रिड तरीके से एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होता है। तो ये कह रहे हैं किसके किसके बीच का क्रॉस, मतलब कि 2 क्रॉप्स होते हैं इसमें। ट्रिटिकेल में 2 क्रॉप्स होते हैं, दोनों में क्या होता है? हाइब्रिड करवा के दोनों का प्रोडक्शन होता है। तो किन 2 क्रॉप्स के बीच में होता है, ये यही पूछा है। ठीक है, तो ये वीट और राई के बीच का होता है। तो ध्यान रखिएगा, वीट और राई के बीच में हाइब्रिड करवा के, क्रॉस हाइब्रिड करवा के प्रोडक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल इज अ क्रॉस हाइब्रिड बिटवीन वीट एंड राई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट आ गया हमारा खरीफ क्रॉप। देखते हैं खरीफ क्रॉप्स पे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ये क्या कह रहा है? राइस ओरिजिनेटेड इन, राइस सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? साउथ ईस्ट एशिया में राइस का ओरिजिनेशन हुआ था। ठीक है, राइस के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? लेस देन 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, और लेस देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। ये दोनों कहाँ पाया गया था? साउथ ईस्ट एशिया में पाया गया था, और यहाँ से राइस का ओरिजिनेशन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ देखो 25 डिग्री सेल्सियस, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। कह रहा है इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा नहीं है, मतलब कि इनमें से रबी क्रॉप कौन सा है, ये डायरेक्टली पूछ लिया। तो रबी अभी पीछे हमने देखा, मस्टर्ड क्या है? रबी क्रॉप है। ठीक है, बाकी खरीफ क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, जैसे कि राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? खरीफ क्रॉप्स के। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा क्रॉप प्रोड्यूस होता है? इंडिया में क्रॉप विथ लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा क्रॉप कौन सा होता है? राइस। ठीक है, राइस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन इंडिया द लार्जेस्ट एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन लाइज इन द स्टेट ऑफ। कह रहा है भारत में राइस सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? राइस कल्टीवेशन एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन, ये ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है राइस कल्टीवेशन एरिया पूछा है, सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? राइस कल्टीवेशन एरिया सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बट राइस कल्टीवेशन प्रोडक्टिविटी, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस अगर पूछ लेगा तो कौन सा एरिया होगा? प्रोडक्टिविटी, तो पंजाब होगा। ठीक है, दोनों में ध्यान रखिएगा, राइस की प्रोडक्टिविटी अगर पूछता है तो पंजाब होगा हाईएस्ट, और राइस कल्टीवेशन का एरिया पूछता है तो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज द हाईएस्ट। फिर देखो अभी हमने पीछे इसको डिस्कस किया है कि प्रोडक्टिविटी पूछ लेगा तो क्या होगा? पंजाब होगा, सॉरी पंजाब होगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश वीट और राइस दोनों के लिए है, वीट एंड राइस। ठीक, ध्यान रखिएगा। ये क्या कह रहा है? जया, पद्मा एंड कृष्णा आर इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल्स। ये कह रहा है जया, पद्मा, कृष्णा किस सीरियल्स की इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं? बताइए क्या कर रहा है? जया, पद्मा, कृष्णा किस सीरियल्स की इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं? तो ये राइस की इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं, मतलब कि ये जो तीनों वैरायटीज़ है जया, पद्मा, कृष्णा, पहले जो राइस की वैरायटीज़ होती थी उनसे इम्प्रूव्ड है। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है? बरानी डीप इज़ अ वैरायटी ऑफ, ये सब फैक्चुअल है, डायरेक्ट आंसर से मतलब है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन कुछ है नहीं। ठीक, ये क्या कह रहा है? बरानी डीप किसकी वैरायटी है? बताइए, बरानी डीप किसकी वैरायटी है? राइस, राइस मतलब कि पैडी। ठीक, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बासमती राइस। बासमती राइस की हाइब्रिड वैरायटी पूछ लिया। अच्छा हाँ, ऐसे सब पूछता है। ठीक है,
तो क्या पूछा है, बासमती राइस की हाइब्रिड वैरायटी इसमें से कौन सा है? तो पूषा RH10 जो है ये क्या है, बासमती राइस की हाइब्रिड वैरायटी है। कुछ और भी हाइब्रिड वैरायटी बासमती राइस की, उनका भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कि PHB 71, KRH2, सह्याद्री 4। ऐसे सारे क्वेश्चन डिस्कस करने का मेन मोटिव कि आप लोगों को रिवीजन होता रहे, और इससे अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछ लिया, अब बताओ कौन है। अगर कल्टीवेशन एरिया पूछा, सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन एरिया कहाँ राइस के लिए, राइस कल्टीवेशन एरिया भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। प्रोडक्टिविटी राइस सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? प्रोडक्टिविटी राइस कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है? पंजाब में है। बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर पूछ लिया राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो कौन है? वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। अब आप एक बार फिर से देख लीजिए, अगर प्रोड्यूसर के कॉन्सेप्ट में पूछ लिया कि राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है भारत में, वेस्ट बंगाल है। प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे पूछ लिया, पंजाब है। और एरिया के बेसिस पे पूछ लिया, मतलब कि राइस कल्टीवेशन एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस, वेस्ट बंगाल राइस प्रोड्यूसिंग लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। क्यों? फर्टिलिटी, एलुवियल प्लेन और हाई रेनफॉल। देखो, राइस होने के लिए सबसे मेन यही होता है, रेनफॉल ज़्यादा होना चाहिए, और वेस्ट बंगाल में हाई रेनफॉल होता है। ठीक, चलिए, सरप्लस प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, भारत में कौन सा राज्य सरप्लस प्रोड्यूसर ऑफ राइस है? पहले कौन था? मतलब जिस टाइम का ये क्वेश्चन है उस टाइम पे आंध्र प्रदेश था। सरप्लस प्रोड्यूसर राइस का कौन था? आंध्र प्रदेश था। बट अभी प्रेजेंट में पंजाब और हरियाणा लीड कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पंजाब एंड हरियाणा अब लीड कर रहे हैं किसमें? सरप्लस प्रोड्यूसर ऑफ राइस में। ठीक है, देखो अभी पंजाब इज ऑन द टॉप। ठीक, चलिए, Which one of the following state is having largest area under hybrid rice cultivation? हाइब्रिड राइस कल्टीवेशन के रिस्पेक्ट में लार्जेस्ट एरिया किस स्टेट का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाइब्रिड राइस कल्टीवेशन में लार्जेस्ट एरिया किस स्टेट का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर ग्रोन मेनली इन इरीगेटेड एरिया ड्यूरिंग जैद? जैद के टाइम पे इरीगेटेड, सॉरी ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली इन इरीगेटेड एरियाज ड्यूरिंग जैद? जब जैद सीजन होता है तो क्या कह रहा है, इरीगेटेड एरिया में इनमें से कौन सा होता है? अरहर ग्राम, मूंग उड़द, राइस मिलेट या मेज ग्राउंडनट? इनमें से जैद एरिया में, इरीगेटेड एरिया में सबसे ज़्यादा, सॉरी जैद टाइप में इरीगेटेड एरिया में सबसे ज़्यादा क्या ग्रो होता है? बताइए। मूंग और उड़द, मूंग और उड़द। अच्छा, जैद पीरियड होता क्या है? रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में जो पीरियड आता है उसको जैद पीरियड कहते हैं। मार्च और जून के बीच का है ये टाइम, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखते हैं जिससे ध्यान रहे, अलग रहे। जैद पीरियड किस टाइम का है? मार्च जून। तो ये कह रहा है मार्च जून में इरीगेटेड एरिया में सबसे ज़्यादा क्या ग्रो करता है? मूंग और उड़द करता है। ठीक है, समझ में आया? मूंग उड़द। ठीक, चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया कैश क्रॉप। हम देखते हैं कैश क्रॉप पे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एक एक करके। कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कॉटन फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? जो कॉटन होता है, कॉटन फाइबर्स होता है, कहाँ से होता है? लीफ से होता है, स्टेम से होता है, रूट से होता है, सीड से होता है? कॉटन सीड से होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉटन फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? सीड से ऑब्टेन्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिलोंग टू फाइबर क्रॉप? इनमें से फाइबर क्रॉप कौन सा है? देखो, कॉटन, जूट और क्या है, सनहेम्प, ये फाइबर क्रॉप है। ये तो इजीली आप लोग बता दोगे ना। ठीक है, ठीक, सनहेम्प क्या होता है? ओल्डेस्ट फाइबर स्पीशीज ग्रोन सिंस 600 BC। चलिए, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द शुगर केन कल्टीवेशन? शुगर केन कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश कितने चीज़ों के लिए जाना जाता है यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा शुगर केन कल्टीवेशन उत्तर प्रदेश, लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए, लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट बताइए, लीडिंग शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? ऑब्वियसली बताए उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन पूछ लिया। अब हम एक एक करके देखते हैं, पहले असर्शन को देखते हैं फिर रीजन को देखते हैं। असर्शन क्या कह रहा है? शुगर केन एंड शुगर प्रोडक्शन इन उत्तर प्रदेश इज मोर देन महाराष्ट्र बट प्रोडक्टिविटी इज लेस। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में शुगर केन और शुगर प्रोडक्शन ज़्यादा तो होता है, महाराष्ट्र के कंपेयर में उत्तर प्रदेश में शुगर केन और शुगर प्रोडक्शन दोनों ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी कम है। ये बात सही है, इसीलिए महाराष्ट्र को चीनी का कटोरा भी कहते हैं, चीनी का कटोरा। बट उत्तर प्रदेश को ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, जहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन और शुगर का प्रोडक्शन दोनों उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ की प्रोडक्टिविटी नहीं ज़्यादा है महाराष्ट्र के कंपेयर में, महाराष्ट्र की ज़्यादा है, ठीक। इसलिए महाराष्ट्र को चीनी का कटोरा कहते हैं। तो असर्शन तो हमारा सही है। रीज़न देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज इन महाराष्ट्र आर इन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो देखो, पर्टिकुलर अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो रीज़न भी सही है। रीज़न क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शुगर फैक्ट्रीज कोऑपरेटिव सेक्टर में है, तो हाँ ये सही है। असर्शन और रीज़न पर्टिकुलर एक एक स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो पर्टिकुलरली स्टेटमेंट दोनों सही है, बट रीज़न असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के कंपेयर में, इसके पीछे दो रीज़न है। कौन कौन सा रीज़न है? एक तो सबसे पहला यहाँ का बेटर इरिगेशन, और दूसरा क्या है? मॉडर्न मिल्स। इस वजह से महाराष्ट्र का शुगर और शुगर केन प्रोडक्शन का जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। असर्शन रीज़न अलग अलग स्टेटमेंट सही है, बट रीज़न असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। समझ में आया? ठीक। चलिए, फर्स्ट शुगर मिल इन इंडिया वॉज सेटअप इन 1903 एट। भारत में पहला शुगर मिल 1903 में सेटअप किया गया था। कहाँ पे? प्रतापपुर। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। देवरिया साइड में प्रतापपुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर 1903 में पहला भारत का पहला शुगर मिल सेटअप किया गया था, ठीक। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है? CO 1148 इज एन इम्पॉर्टेंट वराइटी ऑफ। ये किसकी इम्पॉर्टेंट वराइटी है? CO 1148। CO 1148 इम्पॉर्टेंट वराइटी किसकी है? शुगर केन की है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आ गया हमारा ऑयल सीड। अब देखते हैं ऑयल सीड पे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू, येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया, ऑयल सीड से रिलेटेड है, ठीक है। येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल सीड प्रोडक्शन। येलो रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिर से वही पूछ लिया, ऑयल सीड से, ठीक। ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन का सॉरी हाँ, क्या पूछा? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। कौन सा स्टेट लीडिंग प्रोड्यूसर है सोयाबीन का? बताइए। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर है सोयाबीन का, ठीक है। एरिया के भी रिस्पेक्ट में और प्रोडक्शन के स्टेट में, दोनों ध्यान रखिएगा। सोयाबीन का एरिया के भी रिस्पेक्ट में, प्रोडक्शन के भी स्टेट में, दोनों के स्टेट में क्या है? सोयाबीन लार्जेस्ट है, ठीक। आंसर हमारा बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन इंडिया, फिर से पूछ लिया, लीडिंग प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश। विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑक्यूपाइज लार्जेस्ट एरिया अंडर सोयाबीन कल्टीवेशन। अभी पीछे हमने देखा एरिया के रिस्पेक्ट में और प्रोडक्शन के स्टेट में दोनों मध्य प्रदेश टॉप पर रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर सोयाबीन पूछ लिया, एरिया प्रोडक्शन दोनों सोयाबीन। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया, भारत में ऑयल सीड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? बताइए। जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे मध्य प्रदेश था, बट अभी प्रेजेंट में राजस्थान है, ठीक है। ये क्वेश्चन जिस टाइम का था उस टाइम पे मध्य प्रदेश ऑयल सीड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था, बट अभी प्रेजेंट में राजस्थान ऑयल सीड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया भी, ठीक। चलिए, ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया। भारत में ग्राउंड नट जिसको मूंगफली कहते हैं उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? लार्जेस्ट ग्राउंड नट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, गुजरात।
ठीक है, गुजरात क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। मूंगफली का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, गुजरात है। ठीक, स्टेट ऑफ इंडिया विथ लो एकरेज बट वेरी हाई पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ ग्राउंड नट। ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया, स्टेट विथ लो एकरेज बट हाई यील्ड ऑफ ग्राउंड नट, मतलब कि क्या है, एरिया के रिस्पेक्ट में कम लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है ग्राउंड नट का, ऐसा स्टेट कौन सा है, एरिया के रिस्पेक्ट में कम बट प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है ग्राउंड नट का, ऐसा स्टेट कौन सा है। जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे तो पंजाब था, बट अभी तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु एरिया के रिस्पेक्ट में कम बट प्रोडक्शन के स्टेट में ज़्यादा है ग्राउंड नट को लेकर के। ठीक है, तो मूंगफली कम एरिया में ज़्यादा कहाँ पे हो रही है, अभी प्रेजेंट में तमिलनाडु में, बट क्वेश्चन जिस टाइम पे पूछा था उस टाइम पे पंजाब था। ठीक है, देखिए यहाँ दे दिया तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान। ठीक, ये क्या करें, इन टर्म ऑफ प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर ऑफ ग्राउंड नट, प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे एरिया कम प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑयल कंटेंट, ये कह रहा है इन ये जो चारों क्रॉप्स दिए हुए हैं इसमें से सबसे ज़्यादा ऑयल किस में होता है, ग्राउंडनट में, सोयाबीन में, सनफ्लावर में या सीसेम में। तो इसमें सीसेम, जिसको तिल बोलते हैं हिंदी में, तिल में सबसे ज़्यादा ऑयल पाया जाता है। इन चारों ऑप्शंस में से तिल में सबसे ज़्यादा ऑयल पाया जाता है। ठीक है, चलिए, वरुणा इज़ वैरायटी ऑफ, वरुणा किसकी वैरायटी है, मस्टर्ड की वैरायटी है। ठीक है, वरुणा किसकी वैरायटी है, मस्टर्ड की। वरुणा आर मेन वैरायटी ऑफ मस्टर्ड। और भी यहाँ पे दिया हुआ है पूषा बोल्ड, जैक्सन, ये सब है किसकी वैरायटी, मस्टर्ड की वैरायटी। ठीक है, फिर से यहाँ पे पूषा बोल्ड वही पूछ ही लिया, मस्टर्ड अभी देखा है हमने। चलिए, लार्ज क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इज रिक्वायर्ड फॉर, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके कल्टीवेशन में जिप्सम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होना ज़रूरी है। ये जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइस, बरसीन, वीट या ग्राउंडनट, इन चारों में से किसके कल्टीवेशन में जिप्सम की ज़रूरत, जिप्सम क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, बताइए। तो ग्राउंडनट कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, जिप्सम सबसे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ग्राउंडनट में वो कैल्शियम प्रोवाइड करेगा, सल्फर प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ सॉइल को इम्प्रूव्ड रखेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ जिप्सम किसके कल्टीवेशन में ज़रूरी होती है, ग्राउंडनट कल्टीवेशन में ज़रूरी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा पल्सेस। पल्सेस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीपीसीएस लास्ट 30 ईयर्स में पूछे हुए हैं। एक एक क्वेश्चन करके हम देखते हैं ये क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज मेजर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, इन चारों में से कौन सी कंट्री प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट में और कंज्यूमर के कॉन्सेप्ट में पल्स का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। इनमें से कौन सी कंट्री पल्सेस की सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर, प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा करती है और कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा करती है, किसको, पल्सेस को। कौन सी कंट्री है वो, भारत। इंडिया पल्सेस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करती है, कंज्यूम भी करती है। ठीक है, चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट यूजुअली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो यूजुअली भारत से एक्सपोर्ट नहीं होता है, जिसका भारत से एक्सपोर्ट यूजुअली नहीं होता, तो पल्सेस का, क्योंकि पल्सेस का कंजम्पशन भारत में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, शॉर्टेज हो जाती है तो कहाँ से वो एक्सपोर्ट करेगा, जो चीज़ें एक्स्ट्रा रहती हैं वही तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। चलिए, असर्शन रीज़न फॉर्मेट में पूछ लिया, अब एक एक करके हम देखते हैं क्या कह रहा है। असर्शन क्या है, इंडिया है शॉर्टेज ऑफ पल्सेस बट नॉट ऑफ प्रोटीन, भारत में पल्सेस की तो शॉर्टेज है बट प्रोटीन की नहीं। हाँ, क्योंकि प्रोटीन और भी तरीके से ग्रो हो जाते हैं, ये तो सही है, भारत में पल्सेस की तो शॉर्टेज है बट प्रोटीन की शॉर्टेज नहीं है, सही है। देयर इज़ प्रायोरिटी इन डिमांड ऑफ पल्सेस, हाँ ये है, प्रोटीन तो बहुत ज़्यादा है बट पल्सेस की डिमांड ज़्यादा है, इस वजह से पल्सेस का शॉर्टेज भारत में है। तो असर्शन रीज़न इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही हैं, साथ ही साथ रीज़न असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा कि हाँ भारत में प्रोटीन तो बहुत तरीके की हैं बट पल्सेस की शॉर्टेज है, इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि पल्सेस की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइप ऑफ क्रॉप विच इज़ एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्रॉप्स बताइए दैट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, एयर से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, कौन सा क्रॉप बताइए? पल्सेस, लेग्यूम्स। देखो ठीक है, लेग्यूम्स आर क्वाइट यूनिक अमंग द अदर क्रॉप, और क्रॉपों में से लेग्यूम्स थोड़े यूनिक होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन को ड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं ना कि कौन सा क्रॉप एयर से नाइट्रोजन को ड्रॉ कर लेता है, मतलब अपनी तरफ खींच लेता है, तो लेग्यूम्स या पल्सेस। ठीक है, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखते हैं, अरहर नीलम, क्या नीलम अरहर की एक वैरायटी है? नहीं, यही गलत हो गया, नॉट करेक्ट पूछा यही। नीलम मैंगो की एक वैरायटी है, अरहर की नहीं। चंद्रा ग्राउंडनट सही है, पेंटियल 406 लेंटिल ये भी सही है, वरुणा मस्टर्ड ये भी सही है, बट ये गलत है क्योंकि नीलम मैंगो की वैरायटी है, ना कि अरहर की वैरायटी। ठीक है, देखो वैरायटी ऑफ मैंगो। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेड ग्राम। रेड ग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? प्लेस ऑफ ओरिजिन रेड ग्राम का मतलब अरहर, अरहर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत से, इंडिया से। ठीक है, रेड ग्राम की प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ है? इंडिया। मालवीय चमत्कार इज अ वैरायटी ऑफ, मालवीय चमत्कार किसकी वैरायटी है? पिजन पी, जिसको अरहर भी कहते हैं, ये इसकी वैरायटी है। ठीक है, मालवीय चमत्कार किसकी वैरायटी है? अरहर की वैरायटी है, जिसको पिजन पी भी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। बहर इज पॉपुलर वैरायटी ऑफ, बहर किसकी पॉपुलर वैरायटी है? ये भी अरहर की ही पॉपुलर वैरायटी है। ठीक है, बहर भी अरहर की ही पॉपुलर वैरायटी है। ठीक, चलिए, लीफलेस वैरायटी ऑफ पी कह रहा है, इनमें से कौन सा पी का लीफलेस वैरायटी है, मतलब कि जिसके लीफ नहीं होते हैं? अपर्णा, अपर्णा पी की एक वैरायटी है जो कि लीफलेस होती है, पत्ते नहीं होते इसमें। ठीक है, अपर्णा इज न्यू हाई यील्डिंग लीफलेस वैरायटी, बट हाँ प्रोडक्शन मतलब यील्ड ज़्यादा देती है, जो वो होता है प्रोडक्शन ये ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया सिल्क। अब हम देखते हैं सिल्क पे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं यूपीपीसीएस में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम सिल्क यार्न। ये कह रहा है भारत का कौन सा राज्य मैक्सिमम सिल्क यार्न का प्रोडक्शन करता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सिल्क यार्न प्रोड्यूस होता है बताइए? कर्नाटका में। देखो, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में इंडिया सेकंड पोजीशन पे आती है सिल्क प्रोडक्शन में, पहले पे चाइना है, फिर इंडिया। ठीक, ये ध्यान रखेगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 5 तरीके का सिल्क होता है, और भारत पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसमें ये 5 तरीके का सिल्क प्रोड्यूस होता है। ये ध्यान रखिएगा, सिल्क 5 तरीके की होती है, और इंडिया पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी देश है जिसमें ये 5 तरीके का सिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक, कर्नाटक। चलिए, मोर देन 3/4 ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क कम फ्रॉम। ये कह रहा है जितना सिल्क है उसका 3/4 प्रोडक्शन किन राज्यों से आता है बताइए? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का मिला लें तो 3/4 सिल्क प्रोडक्शन यहीं से होता है। ठीक है, मतलब कि सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन यहीं पे होता है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। ठीक, समझ लो 53.3% से ज़्यादा, ये दोनों स्टेट्स का मिला लिया जाए तो 53% से ज़्यादा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कह रहा है इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, एक एक करके हम देखते हैं। इरी सिल्क असम में पाया जाता है, सही है, ये हमारा सही है। इरी सिल्क कहाँ पे पाया जाता है? असम में, तो हमारा आंसर यही आ गया। बाकी जो भी नीचे दिया हुआ उसको देखते हैं। ये क्या कह रहा है, मूगा सिल्क अरुणाचल प्रदेश, गलत, मूगा सिल्क असम में है। ठीक है, एरी सिल्क भी असम में पाया जाता है, मूगा सिल्क भी असम में। ठीक है, फिर क्या है, मलबरी सिल्क, मलबरी सिल्क झारखंड दिया हुआ, नहीं, झारखंड नहीं होगा, कर्नाटका होगा। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मलबरी सिल्क का कहाँ होता है? कर्नाटका का होता है। तसार सिल्क कर्नाटका दिया हुआ, ये गलत है, तसार सिल्क झारखंड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सही यही है फर्स्ट वाला, इरी सिल्क असम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, लीडिंग मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट। भारत के किस राज्य में मलबरी सिल्क सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? मलबरी सिल्क सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? कर्नाटका में होता है।
ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट, कह रहा है इनमें से इंसेक्ट से कौन नहीं मिलता है? सिल्क, सिल्क इंसेक्ट से मिलता है, आपको पता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, SILK, सिल्क वॉर्म। यह है लाख, लाख भी एक कीड़ा होता है, उस कीड़े से लाख मिलता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? हनी, ये तो बहुत आसान है, हनी भी आप लोगों को पता ही है, मधुमक्खी से हनी मिलता है। पर्ल ऐसा है जो कि इंसेक्ट से नहीं मिलता है, पर्ल मोलस्क से मिलता है। सीप जिसको बोलते हैं, समुद्र वगैरह में ऐसे होता है, आधा खुला होता है, इसी में मिलता है, ठीक है। तो पर्ल इंसेक्ट से नहीं मिलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है। मूगा इज सच अ वैरायटी ऑफ सिल्क विच इज ऑब्टेन्ड इन वर्ल्ड ओनली फ्रॉम इंडिया इन, ये कह रहा है मूगा सिल्क की एक वैरायटी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत से मिलती है, तो भारत की किस राज्य से ये मिलती है? बताइए। मूगा यूनिक है, मूगा सिल्क यूनिक है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इंडिया से मिलती है। तो भारत के किस राज्य से मिलती है? असम से, ठीक है। असम, कुछ पार्ट मेघालय का भी है, इन दोनों जगहों से मूगा सिल्क मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटका है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश सेकंड पे आता है सिल्क टेक्सटाइल में। सिल्क टेक्सटाइल में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भारत में कौन सा राज्य है? कर्नाटका, और उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप पे देखते हैं, प्लांटेशन क्रॉप में पहला टॉपिक कॉफ़ी पे, कॉफ़ी पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, कह रहा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड किस साल में इसकी स्थापना हुई थी? तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा। कहाँ? गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। 1984, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, भारत में किस राज्य में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है? कर्नाटका में, ठीक है। समझ लो इंडिया की 70% कॉफ़ी यहीं से प्रोड्यूस होती है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मोर देन 70% ऑफ द कॉफ़ी, अभी तो हमने पीछे देखा कर्नाटका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉफ़ी कल्टीवेशन, कॉफ़ी कल्टीवेशन में लार्जेस्ट एरिया कहाँ पे? सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है, सेकंड पे केरला, केरला सेकंड पे है, और थर्ड पे कौन है? तमिलनाडु। तो ये ध्यान दीजिएगा, कॉफ़ी कल्टीवेशन में लार्जेस्ट एरिया भारत में किस राज्य में है? कर्नाटका में है, फिर केरला, और उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ गया टी एंड रबर, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इन 2007-8 इंडियाज प्लेस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ टी वॉज, 2007-8 में भारत को कौन सा प्लेस दिया गया था? किसमें? टी के प्रोडक्शन और कंजम्पशन में। ये क्या कह रहा है? 2007-8 में टी के प्रोडक्शन और कंजम्पशन में इंडिया का कौन सा रैंक था? तो फर्स्ट रैंक था, दोनों में, प्रोडक्शन में भी फर्स्ट रैंक था और कंजम्पशन में भी फर्स्ट रैंक था। टी का प्रोडक्शन और कंजम्पशन 2007-8 में इंडिया का प्लेस पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पर था, ठीक है। चलिए असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, अब एक एक करके देखते हैं। पहले असर्शन देखते हैं। इंडिया इज मेजर टी एक्सपोर्टर कंट्री, क्या इंडिया मेजर टी एक्सपोर्टर राज्य देश है? हाँ। भारत क्या है? मेजर टी एक्सपोर्टर कंट्री है। असर्शन सही है। रीजन क्या कह रहा है? डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ टी इन इंडिया इज वेरी पुअर। अभी देखो पीछे तो हमने देखा कि कंजप्शन में भी फर्स्ट पोजीशन पाया था, तो कैसे पुअर हो जाएगा? ये गलत है, रीजन हमारा गलत दिया हुआ है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन, टी का कंजम्पशन भी भारत में बहुत ज़्यादा है, ठीक। चलिए ये क्या कह रहा है? इन एन एरिया विद एन एनुअल रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड स्लोपिंग हिल विच क्रॉप विल बी आइडियल, कह रहा है ऐसा एरिया जो कि स्लोपिंग हिल्स है, साथ ही साथ एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो उस जगह पे सबसे बेस्ट क्रॉप कौन सा होगा? मतलब कि सबसे अच्छा क्रॉप वहाँ पे कौन सा होगा? तो टी का। टी के लिए कैसा चाहिए होता है? स्लोपिंग हील भी चाहिए होता है, हील चाहिए होता है, और बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, ठीक है। टी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? इन इंडिया द स्टेट विच प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रबर, रबर सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? भारत के किस राज्य में रबर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? केरला में, ठीक है। इंडिया का 70% रबर का प्रोडक्शन केरला से ही होता है, ठीक। चलिए विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, अभी तो पीछे हमने देख लिया केरल। अब कुछ और भी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, उन पे क्वेश्चंस देखते हैं। इन इंडिया मोर देन 1/3 प्रोडक्शन ऑफ टोबैको कम्स फ्रॉम, भारत में टोबैको प्रोडक्शन
सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, मतलब कि समझ लो जितना प्रोडक्शन है टोबैको का उसका 1/3 प्रोडक्शन किस राज्य से होता है, आंध्र प्रदेश से। भारत में आंध्र प्रदेश एक राज्य है जहाँ से टोबैको का 1/3 प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको। टोबैको का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, अब देखो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, टोबैको का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर टोबैको कल्टीवेशन। एरिया पूछ लिया, एरिया पूछा है क्या, टोबैको कल्टीवेशन में लार्जेस्ट एरिया किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश का है, सबसे ज़्यादा एरिया, तभी तो 1/3 यहीं से जाता है, ठीक है। और प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, ठीक। लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, भारत में कोकोनट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ये तो बहुत आसान है, केरला, बहुत मतलब 5th 6th से आप पढ़ रहे हैं, केरला में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कोकोनट प्रोडक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम एंड पेपर इन इंडिया, भारत में इलायची, कार्डमम का मतलब क्या होता है, इलायची, जो हरी इलायची होती है, इलायची और पेपर मतलब काली मिर्च किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इंडिया के इंडिया का कौन सा स्टेट कार्डमम और पेपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बताइए, केरला, ठीक है। केरला में बहुत सारे जो मसाले होते हैं वो होते हैं, तो कार्डमम और पेपर कर्नाटक, सॉरी केरला फर्स्ट पोजीशन पे आता है, उसके बाद कर्नाटक आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट नोन एज गार्डन ऑफ स्पाइसेस, मसालों का बागीचा किसे कहा जाता है, पीछे हमने देखा है केरल को, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत अलग अलग वैरायटी के मसाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया, भारत में स्पाइसेस का बिगेस्ट प्रोड्यूसर, अलग अलग वैरायटी नहीं पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा। गार्डन ऑफ स्पाइसेस का मतलब क्या हुआ कि बहुत अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे स्पाइसेस केरल में पाए जाते हैं, बट यहाँ के इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, स्पाइसेस का बिगेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो गुजरात है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। ओवरऑल प्रोड्यूसर अगर देखेंगे तो गुजरात होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या पाया जाता है, क्यूमिन मतलब जीरा, फेनल मतलब सौंफ, कोरिएंडर, धनिया, ये सब कहाँ पे होता है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है सबसे ज़्यादा, गुजरात में, ठीक है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा झूमिंग एग्रीकल्चर, देखते हैं झूमिंग एग्रीकल्चर को और क्या कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है कि नहीं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। झूमिंग प्रैक्टिस्ड मोस्टली इन, झूमिंग कल्टीवेशन मोस्टली किस राज्य में, भारत के किस राज्य में प्रैक्टिस किया जाता है, नागालैंड में, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे झूमिंग कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, ठीक। झूम कल्टीवेशन इज प्रॉब्लम इन द हिली एरियाज ऑफ, झूम कल्टीवेशन किस जगह पे, भारत के किस जगह के लिए प्रॉब्लम है, बताइए। असम और बिहार वाला जो एरिया है वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है झूम कल्टीवेशन, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट मिसलेनियस, मिसलेनियस का मतलब कि जिसे हम पर्टिकुलरली किसी भी टॉपिक में नहीं डाल पाए हैं वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और ये समझ लीजिए ये टॉपिक हमारा लास्ट है, ठीक। चलिए हम एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं क्या पूछा है। ये क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द पोटैटो प्रोडक्शन मैक्सिमम इन 2013, ये कह रहा है 2013 में पोटैटो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस राज्य में, सॉरी कौन सा राज्य लीड कर रहा था पोटैटो प्रोडक्शन में, तो उत्तर प्रदेश, और अभी भी लीड कर रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पोटैटो प्रोडक्शन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, अभी पीछे से हम देखते आ रहे हैं राइस में भी लीडिंग है, वीट में भी लीडिंग है, ठीक है, और शुगर केन में भी लीडिंग है, तो ऑब्वियसली बात है सारे फूड ग्रेन्स यहाँ पे है ना, तो ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, ये कह रहा है करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, ये देखो यहाँ गलत हो गया, स्टेट यहाँ होगा, करेक्टली मैच्ड इनमें से कौन सा नहीं है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टेट कर्नाटका सही है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो मध्य प्रदेश, ये हो गया गलत, पीछे हमने देखा उत्तर प्रदेश, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन गुजरात सही है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट उत्तर प्रदेश, ये तीनों सही है, ये गलत है, और गलत ही इसमें पूछा है तो बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि पोटैटो का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश है, ठीक। चलिए सुल्ताना गुलाबी
कली चंपा वैरायटी इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया आर वैरायटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फ्रूट। ये कह रहा है सुल्ताना, गुलाबी और कली चंपा ये किसकी वैरायटी है, किस फल की वैरायटीज हैं, तो ग्रेप्स की वैरायटीज हैं। ठीक है, सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा ये सब ग्रेप्स की वैरायटीज हैं। ठीक, लार्जेस्ट एरिया अंडर जूट कल्टीवेशन इन इंडिया। भारत में जूट कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा किस जगह पे होता है, मतलब कि किस राज्य का लार्जेस्ट एरिया जूट कल्टीवेशन के अंडर में है, वेस्ट बंगाल। ठीक, लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ सैफरॉन इज प्रोड्यूस्ड इन। सैफरॉन, सैफरॉन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा धागे टाइप का होता है जिसको फ्रेग्रेंस के लिए जाना जाता है। ठीक है, जैफरॉन भी इसको कहते हैं, जैफरॉन भी इसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो सैफरॉन प्रोड्यूसर, भारत में लार्जेस्ट सैफरॉन प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, कश्मीर। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप साइकिल इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर ईस्टर्न यूपी। ईस्टर्न यूपी के लिए बेस्ट क्रॉप साइकिल क्या होगा, तो पैडी, मेज और वीट, यही सबसे बेस्ट होगा। देखो पैडी होता है, फिर बीच में जो टाइम बचता है उसमें मेज और उसके बाद फिर वीट, तो ये ईस्टर्न यूपी के लिए सबसे बेस्ट क्रॉप साइकिल होगा। ठीक है, सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो की सीडलेस वैरायटी इनमें से कौन सी है, तो सिंधु। सिंधु एक ऐसी वैरायटी है मैंगो की जिसमें सीड्स नहीं होते हैं। ठीक है, Which one of the following variety has been developed as a result of cross between दशहरी and मैंगो नीलम। दशहरी और मैंगो नीलम की क्रॉस वो करवा करके, हाइब्रिड करवा करके कौन सी वैरायटी मिलती है, क्या कह रहा है, दशहरी और नीलम को, दशहरी और नीलम का हाइब्रिड करके हमें मैंगो की कौन सी वैरायटी मिलती है, बताइए। आम्रपाली, ये ध्यान रखिएगा, आम्रपाली क्या है, दशहरी और मैंगो नीलम को हाइब्रिड करके मिली हुई मैंगो की एक वैरायटी है। ठीक है, आम्रपाली। विच अमंग द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ मैंगो इज रेगुलर क्रॉप वैरायटी। कह रहा है कि इनमें से, ये जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से रेगुलर क्रॉप वैरायटी, मैंगो की रेगुलर क्रॉप वैरायटी कौन सी है, बताइए। तो मैंगो की रेगुलर क्रॉप वैरायटीज कौन कौन सी हैं, पहले आप ये जान लीजिए। तोतापुरी, तोतापुरी, नीलम, आम्रपाली, ये तीनों क्या है, आम्रपाली, मैंगो की रेगुलर क्रॉप वैरायटी। और ये तीनों इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ बनाना इज ऑब्टेन्ड इन द स्टेट ऑफ। भारत के किस राज्य में, किस राज्य से बनाना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, किस राज्य में बनाना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र और गुजरात में होता है, महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। ठीक, चलिए, गुजरात इज अमंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। ये कह रहा है इनमें से कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा, मतलब गुजरात में सबसे ज़्यादा, इन ये जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, कौन सा क्रॉप का प्रोडक्शन गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है, वीट, बाजरा, शुगर केन, कोकोनट। तो बाजरा, बाजरा एक पर्ल मिलेट है, पर्ल मिलेट है जिसका प्रोडक्शन गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद गुजरात के बाद आता है राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, सॉरी सबसे, ये पूछा क्या है, इन चारों में से गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो बाजरा होता है। बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, हरियाणा में होता है, उसके बाद गुजरात में। तो ये तीनों ऑप्शंस इसमें डायरेक्टली पूछ लिया है कि गुजरात में ये जो चारों ऑप्शन है, वीट, शुगर केन, कोकोनट, बाजरा, इन चारों में से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन क्या होता है, तो बाजरा होता है। ठीक है, समझ में आया, बाजरा। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर ग्रोन मोस्टली अंडर सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में सबसे ज़्यादा क्रॉप कौन सा ग्रो होता है, बताइए। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स, साथ में एक दूसरे का हेल्प करके सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो ग्रो करते हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में सबसे ज़्यादा कौन सा क्रॉप ग्रो होता है, कोर्स, सीरियल्स और राइस, ये सबसे ज़्यादा ग्रो होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग में। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, इकट्ठे होकर के सेल्फ कंजम्पशन के लिए जिन क्रॉप्स का
प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।